सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी। ठीक है, तो जैसा कि लास्ट क्लास में बताया था मैंने, इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ेंगे क्या, आर्टिकल 14 टू 18। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ठीक है, तो देखो, जब हम आर्टिकल 14 चालू करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या बताया जाता है, आर्टिकल 14 क्या कहता है, दो शब्द के बारे में बताता है। कौन कौन से दो शब्द, इक्वालिटी, ठीक है, बिफोर लॉ। ठीक है, क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और दूसरी चीज क्या बताता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इन दोनों शब्द से बेसिकली हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए ये कोई वॉल है, ठीक है, और यहां पीछे, इस वॉल के पीछे क्या चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है। एक ये बंदा है, ठीक है, ये बॉक्स पे चढ़ के देख रहा है बॉल से, ठीक है, और एक कहीं पे यहां पे बंदा है, ठीक है, और एक इधर बंदा है। तो बेसिकली होता क्या है कि ये तीनों क्या है, बॉक्स के ऊपर चढ़ के देख रहे हैं। ठीक है, तो इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि लॉ के समक्ष, यानी कि एनी सिटीजन बिफोर लॉ, लॉ के सामने किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। ठीक है, सब समान है। अब हम देख पा रहे हैं कि इसकी हाइट छोटी है और इसकी हाइट लंबी है, ये जरूरत से ज्यादा ही ऊपर होकर देख रहा है, ये उतना भी नहीं देख पा रहा है जितनी जरूरत है। ठीक है, तो ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ का एग्जाम्पल, कि लॉ के सामने हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ठीक है, और यही अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, सिंपल सी बात, कि ये यहां से डब्बा हटा दिया, ठीक है, तो होगा क्या कि ये इंसान क्या होगा, नीचे आ जाएगा। कैसे नीचे आ जाएगा, ये अपनी वॉल है, ये इंसान आ जाएगा यहां, ठीक है, नीचे आ गया बेसिकली। और अगर वही डब्बा अगर हम इसको दे दें, ठीक है, वही डब्बा अगर हमने इसको दे दिया तो एक डब्बा इसके पास ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि ये अल्टीमेटली ये भी सेम प्लेस पे पहुंच गया। तो बात समझ में आई, कितनी सी बात है कि ये हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी कि हम थोड़ा बहुत भेदभाव कर सकते हैं, या फिर एक दूसरी चीज वो क्या कहता है कि हम सेम सेम सर्कमस्टेंसेस पे हम सेम बिहेव करेंगे, यानी कि समान परिस्थितियों पे हम समान भावना रखेंगे। ठीक है, तो अब समान परिस्थितियां कब होंगी, जब एक ही हाइट के तीन बंदे हैं। ठीक है, तो समान परिस्थितियां जब होंगी, अभी क्या हो रहा है कि इसकी हाइट बड़ी है, इसकी हाइट छोटी है, तो ये क्या हो गया कि इसको एक बॉक्स दे देगा, ये हो गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे कि ये भी देखता रहे मैच और ये भी देख पाए, ये करेंगे। और इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या कहती है कि हमें कुछ नहीं देखना, हमारे सामने सब एक बराबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक गर्भवती महिला क्या कर देती है, एक्सीडेंट कर देती है, और एक सामान्य पुरुष यानी कि 30-25 साल का जो पुरुष है वो एक एक्सीडेंट करता है, तो दोनों को क्या 5 साल की सजा दी जानी चाहिए, नहीं। ठीक है, तो यही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है। लेकिन इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या बोलती है कि 5 साल मतलब 5 साल, हम नहीं देखेंगे कि वो महिला गर्भवती है कि नहीं है, कि वो पुरुष 30 साल का 25 साल का है कि नहीं है, हम कुछ नहीं देखेंगे। अब वही वाली बात होगी, एक 70 साल के कोई भी ओल्ड एज व्यक्ति है वो कर देते हैं एक्सीडेंट, कि एक 25 साल का या फिर 30 साल का लड़का है वो कर देता है एक्सीडेंट, तो क्या आप दोनों को 5 साल की सजा देंगे क्या, दोनों को सेम जेल में सेम परिस्थितियों पे देंगे क्या। ठीक है, तो तो बेसिकली हम क्या देखते हैं कि ये वाला जो है ये कुछ दे रहा है पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और ये दे रहा है नेगेटिव एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अब इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं।
क्या देखते हैं कि इक्वालिटी बिफोर क्या है, पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन। क्या है, पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन किसकी है, ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक है, पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन किसकी है, रूल ऑफ लॉ की है। सॉरी टू करेक्ट, दिस इज द नेगेटिव एक्सप्लेनेशन। ठीक है, नेगेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ है। और यही जगह अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे तो ये क्या है, पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ऑफ रूल ऑफ लॉ। ओके, अच्छा ये इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है, ब्रिटेन से। और ये लिया गया इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यूएसए से। कहां से लिया गया है, यूएसए से। ठीक है, फिर जब हम बात करते हैं कि बेसिकली ये क्या कहना चाहता है कि एनी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, कि लॉ विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन। ठीक है, कि लॉ किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, सबके सब क्या है, इक्वल है बिफोर लॉ। ठीक है, सब समान है। और यही चीज अगर मैं इधर बात करूं किसकी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की, तो ये क्या कहता है कि ट्रीट इक्वली इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस। क्या कहता है कि हम इक्वली ट्रीट करेंगे, कब ट्रीट करेंगे, जब इक्वल क्या होंगे, समान सर्कमस्टेंसेस होंगे, यानी कि समान परिस्थितियों पे समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, और एक और चीज क्या बोलते हैं कि क्या है कि ट्रीट तो हम इक्वली करेंगे और हम थोड़ा सा क्या करेंगे, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि वही वाली बात है कि हम सजा हालांकि देंगे लेकिन कम देंगे, सर्कमस्टेंसेस को देख के देंगे। ठीक है, जैसे कि रिच एंड पुअर की बात होगी, मान लीजिए कि कोई केस लगता है, रिच को 5 लाख की कोई सजा दी जाती है, वो 5 लाख तो इजीली चुका देगा। लेकिन अगर ये पुअर पे बात आती है तो उसको भी क्या 5 लाख की दी जाएगी क्या, नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हालांकि सजा देंगे लेकिन थोड़ी कम कर देंगे, 5 लाख का 50,000 कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद ये तो हो गया आर्टिकल 14। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे। तो एक्सेप्शंस क्या होते हैं, क्या मान लीजिए हमारी प्रेसिडेंट महोदया, कौन, द्रौपदी मुर्मू जी, अगर वो एक्सीडेंट कर देती हैं, ठीक है, तो क्या उसको भी समान नागरिक की तरह, सिटीजन की तरह, एक नॉर्मल सिटीजन की तरह ट्रीट करा जाएगा क्या, तो नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम इसके किसकी बात करते हैं, एक्सेप्शंस की बात करते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्शंस में हम क्या देखते हैं कि इम्यूनिटीज दी गई है किसकी, इम्यूनिटीज दी गई है किसको, टू गवर्नर यानी कि राज्यपाल और प्रेसिडेंट को। तो क्या इम्यूनिटीज दी गई है, तो 3 इम्यूनिटीज दी गई है। ठीक है, कौन कौन सी, कि देखिए पहली तो क्या होगी कि नो अरेस्ट और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, यानी कि अगर मान लो कि एक्सीडेंट या फिर कुछ कर देते हैं, क्रिमिनल वे में कुछ कर देते हैं, तो उनका अरेस्ट नहीं होगा, क्रिमिनल उनके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। ठीक है, वेन मतलब क्या कहते हैं, ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक कि वो ऑफिस के टर्म में। ठीक है, अब मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट नहीं होती द्रौपदी मुर्मू तो उनको समान सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता। ठीक है, लेकिन जब तक प्रेसिडेंट है उनको ना ही कोई अरेस्ट कर सकता है, ना ही कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होंगी। ठीक है, और क्या देखते हैं, तो देखते हैं कि प्रेसिडेंट और
गवर्नर इज नॉट आंसरेबल टू कोर्ट्स। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट गवर्नर कोई भी आंसर नहीं करेंगे कोर्ट्स को। कैसे कि फॉर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट या गवर्नर ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया, ठीक है, जो कि कोर्ट के क्या है, विरोधी है। मान लीजिए कोर्ट ने किसी को सजा दी करप्शन के उसमें, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर्स होती है, उसने उसको बचा लिया, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट से को क्वेश्चन नहीं देना, यानी कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर को कोई भी आंसर नहीं करना कोर्ट को कि हमने ड्यूटीज के अंदर ये चीज क्यों करी। ठीक है, तो ये उनके पास दूसरी एक्सेप्शन हो जाती है, यानी कि इस पे हम समान बिहेव नहीं कर रहे। और तीसरी चीज क्या आ जाता है कि नो या फिर अगर कोई प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर क्या कर देता है, कोई सिविल उनके ऊपर प्रेसिडिंग्स होनी होती है, ठीक है, तो 2 months ऑफ प्रायर नोटिस दिया जाता है। ठीक है, सिविल प्रोसीडिंग्स मतलब सिविल प्रोसीडिंग्स इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए मैरिज, डिवोर्स या फिर अडॉप्शन, ठीक है, या फिर प्रॉपर्टी के कुछ मामले किसके अंदर आते हैं, सिविल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो 2 months ऑफ प्रायर नोटिस ऑफ सिविल प्रोसीडिंग्स विल बी गिवन टू प्रेसिडेंट और गवर्नर। इतनी सी बात समझ में आई क्या, कि 2 months दिए जाएंगे नोटिस के लिए। ठीक है, नोटिस पहले दे दिया जाएगा 2 महीने की, आपके पास 2 महीने का टाइम है, इसके बाद आपके ऊपर सिविल प्रोसीडिंग्स होंगी। ठीक है, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर पे। क्रिमिनल केसेस पे तो बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, और प्रेसिडेंट और गवर्नर आंसरेबल नहीं है कोर्ट्स को, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फॉर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल, इसी में एक्सेप्शन थोड़े और भी हैं। कैसे एक्सेप्शन है, एक तो हमने पढ़ लिया गवर्नर और प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, और क्या एक्सेप्शन होते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, एक तो एक्सेप्शन अपना कौन सा हो गया कि आर्टिकल 105 के तहत, ठीक है, किसको दी जाती है इम्यूनिटीज, टू किसको दी जाती है, टू एमपीज। ठीक है, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, जो भी एमपीज है सारे, उनको क्या दी जाती है आर्टिकल 105 के तहत, मतलब क्या दी जाती है, कुछ पावर दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, एमपी ने मान लिए कुछ भाषण दिया पार्लियामेंट में, एंड अगले दिन उसी भाषण की वजह से कुछ दंगे हो गए, तो क्या वो दंगे वाले आके एफआईआर दर्ज होगी क्या उस एमपी के ऊपर, तो नहीं होगी। ठीक है, आर्टिकल मतलब हम फिर देखते हैं तीसरा एक्सेप्शन, उसमें क्या होता है, तो आर्टिकल 194 के तहत किसको दी जाती है, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि एमएलए या फिर एमएलसी। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर। इतनी चीजें क्लियर हुई, 3 हमने अभी तक एक्सेप्शन देख ली। और क्या होती है, तो फोर्थ एक्सेप्शन आर्टिकल 31C। क्या 31C कौन सा, कि थोड़ी बहुत क्या होगी कि रिच एंड पुअर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन रिच एंड पुअर करी जा सकती है। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेशन भी कैसी, तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, यानी कि रीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी बहुत क्या करी जा सकती है, रिच एंड पुअर के बीच में करी जा सकती है। और क्या देखते हैं हम, तो हम आर्टिकल 14 के 5th पार्ट में देखते हैं एक्सेप्शंस में क्या एक और एक्सेप्शन दी जाती है, कि इम्यूनिटीज दी जाती है। किसको इम्यूनिटीज दी जाती है, टू एम्बेसडर या फिर सोवंस। तो ये मेनली क्या चीज कह रहा है कि सोवंस कौन होता है, वहां के रूलर, यानी कि ऋषि सुनक जी आए यहां पे, ठीक है, और वो एक्सीडेंट कर दें, तो क्या हमें, वो तो हमारे मेहमान है और वो कहीं के क्या है, पीएम है, तो उनको क्या ऐसे ही रख लेना चाहिए, क्या हमें जेल में बंद कर देना चाहिए, तो नहीं, उनको जब तक वो हमारे मेहमान है, जब तक वो यहाँ पे कुछ भी कर सकते, किसी की हत्या भी कर देते तो भी जब तक वो मेहमान ही रहेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए
कि अब फिर ठीक है, एम्बेसडर का मतलब क्या होता है कि जहां जहां पे जैसे किसी ने हमारे ऊपर राज किया था ब्रिटिशर्स ने, तो उनके अगर लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या हो गए, एक मेहमान हो गए, ठीक है। और हम उनके ऊपर कुछ नहीं करेंगे। मान लीजिए पाकिस्तान के कोई है जना और वो यहाँ पे हमारी एम्बेसडर है यहाँ पे, ठीक है, और वो काम करता है यहाँ पे, तो जरूरी थोड़ा ना कि अगर हमारे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो रहा है तो हम पाकिस्तान वाले जो बंदे यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको रख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। इम्यूनिटीज की जाती है एम्बेसडर और सोवंस को दी जाती है, ठीक है। एंड फिफ्थ पार्ट जो हम देखते हैं वो क्या है, इम्यूनिटीज किसको दी जाती है, टू पीपल ऑफ यूएनओ, ठीक है। यूएनओ पता है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूएनओ एंड इट्स एजेंसीज के लिए। इतनी सी बात समझ में आई कि अभी तक हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने प्रेसिडेंट और गवर्नर की कुछ हमने इम्यूनिटीज देखी, उसके बाद क्या देखा, एमपीस को मिलती है, उसके बाद क्या देखा, एमएलए एमएलसी को मिलती है, उसके बाद क्या देखा कि रिच एंड पुअर के साथ थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करा जा सकता है, ये आर्टिकल 31 सी के तहत, और इधर आर्टिकल 105 एमपी के लिए, आर्टिकल 194 मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। उसके बाद इम्यूनिटीज किसको, एम्बेसडर और सोवंस को मिलती है, ठीक है। एंड इम्यूनिटीज यूएनओ के जो मेंबर हो गए या फिर उनकी जो एजेंसीज के हो गए, उनके लोगों को भी क्या मिलती है, इम्यूनिटीज मिलती है, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15 बेसिकली क्या होता है, तो एक मूवी भी है आयुष्मान खुराना की, जरूर देखना, आर्टिकल 15 के ऊपर ही, कि हम क्या नहीं करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कुछ ग्राउंड्स के ऊपर। अब वो ग्राउंड्स क्या होते हैं, रिलीजन, रेस, रिलीजन यानी कि धर्म, रेस यानी कि मूल वंश। अच्छा, कई लोगों को रेस में कंफ्यूजन होता है कि रेस मतलब क्या होता है, मूल वंश, क्या होता है, मूल वंश। अच्छा, मूल वंश क्या होता है कि जैसे कि हमने बिहार के लोगों को क्या बोल दिया, बिहारी बोल दिया, ठीक है, वो उनका मूल वंश हो गया। पंजाब लोगों को, पंजाबी को पंजाब का बोल दिया, ठीक है। और जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले तो उनको नॉर्थ ईस्ट वाला बोल के कह दिया कि अच्छा तुम तो नॉर्थ ईस्ट से हो, ठीक है। कश्मीरी वालों को कश्मीरी बोल दिया, ठीक है। तो बेसिकली रेस क्या हो गया, मूल वंश। तो हम कौन कौन से ग्राउंड देखते हैं, तो देखो, चलो मैं आर्टिकल से ही पढ़ा देता हूं कि आर्टिकल 15 क्या देखते हैं कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। अब क्या कहता है आर्टिकल 15 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं, तो सबसे पहले बात होती है कि स्टेट, ठीक है। तो स्टेट, स्टेट मतलब समझ गए ना, आर्टिकल 12 में क्या थी डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो स्टेट क्या नहीं करेगा, स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन, ठीक है, एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ, कौन से ग्राउंड पे भाई डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, तो सबसे पहली बात धर्म, रिलीजन, रेस, मूलवंश, ठीक है, जाति, कास्ट, सेक्स, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इन 5 चीजों के ऊपर क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ठीक है। कौन नहीं करेगा, तो स्टेट नहीं करेगा। इतनी सी बात समझ में, चलिए उसके बाद सेकंड थिंग हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो स्टेट हट गया साइड में, कि स्टेट नहीं करेगा डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और फिर क्या कहते हैं कि देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और कहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन कौन सा नहीं होगा, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, ठीक है। कौन कौन से ग्राउंड, तो एक बार मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, रिलीजन, रेस, ठीक है, कास्ट और सेक्स और बर्थ, ठीक है। इन केसेस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। कहां पे, ऑन पब्लिक पार्क्स या फिर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। कुछ भी लेते जाओ इसमें, बेसिकली रेस्टोरेंट में, होटल्स में,
बाथिंग वेल्स में, ठीक है, और क्या हो गया, पब्लिक प्लेसेस में, ठीक है। तो यानी कि पहले क्या होता था, आज तो इतना नहीं होता, पहले क्या होता था कि जैसे कि कहीं पे कुआं हो गया तो वहां पे नहाने नहीं दिया जाता था कि भाई तू छोटी जात का है या फिर तू ऐसा है, तू ये है, तू वो है, तो ऐसे करके क्या नहीं किया जाता था कि यहाँ पे क्या नहीं दिया जाता था एटसेट्रा, कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, कौन सा, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, ऑन पब्लिक पार्क्स, इंस्टीट्यूशंस, रेस्टोरेंट, होटल, बाथिंग वेल्स, जितनी सारी चीजें आ गई ना पब्लिक लेवल पे, वो सारी की सारी चीज पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल थर्ड क्या देखते हैं हम, आर्टिकल 15 का थर्ड क्या देखते हैं उसके अंदर, कि बेसिकली क्या होता है कि हर चीज में एक्सेप्शंस होता है, ठीक है। तो एक्सेप्शन इसमें क्या होंगे कि देयर विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, बात समझ में आई, ठीक है। या फिर हम कोई स्कीम और प्रोग्राम किसके लिए बना सकते हैं, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए बना सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया, एक्सेप्शन के अंदर आ गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आई। चलिए उसके बाद और क्या एक्सेप्शन में आता है कि देयर विल बी, या फिर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स कैन बी मेड फॉर, जो भी इकोनॉमिकली, सोशली या फिर एजुकेशनली जो भी बैकवर्ड क्लासेस आती है ना, ठीक है, उनके लिए क्या करा जा सकता है, प्रोग्राम्स एंड स्कीम बनाई जा सकती है, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। बात समझ में आई सिंपल सी, कि एक तो हम एक्सेप्शंस क्या पढ़ते हैं कि पॉजिटिव एक्सेप्शन मतलब वही वाली बात है भाई, महिला और बच्चों के लिए तो क्या थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, और फिर क्या कहते हैं, जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि वो आज के टाइम पे सोशली लेवल पे स्टैंड नहीं करते हैं और एजुकेशन भी उनके पास नहीं है, तो उन बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी हम थोड़ी सी क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम्स एंड स्कीम निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर 15 फिफ्थ आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, रिजर्वेशन, ठीक है, क्या है, रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन हम बेसिकली किसको देते हैं, जो कि क्या है, सोशली एंड एजुकेशनली क्या है, बैकवर्ड है, किसको दिया, रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। अब मेन थिंग आती है 15 के फिफ्थ पार्ट में, हम क्या देखते हैं कि रिजर्वेशन दिया जाता है किसके लिए, फॉर एजुकेशनल, ठीक है, किसके लिए जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए, या फिर एजुकेशनल वे में रिजर्वेशन किया गया, ठीक है। और ये कौन से इंस्टीट्यूट्स होंगे, जो कि मतलब मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटीज हो गई गवर्नमेंट की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, वो भी सारी हो गई, ठीक है, और जिनको गवर्नमेंट फंड कर रही है वो सारे के सारे, या फिर जो बड़े लेवल पे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी इसी के अंदर आते हैं, सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस नहीं आते, ठीक है, जो माइनर लेवल पे कुछ माइनॉरिटीज पीपल के लिए बने हो सकते हैं, ठीक है, उनकी जात पात वालों के लिए, ठीक है। तो 15.5 क्या कहता है कि रिजर्वेशन दी जाएगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे, किसको, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। 15.6 जो लास्ट पार्ट आता है वो बेसिकली क्या कहता है कि रिजर्वेशन दी जाएगी, लेकिन किसको दी जाएगी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, किसको, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, जिसको हम बेसिकली क्या बोल देते हैं, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, ठीक है। कहां दी जाएगी, तो वही सेम एजुकेशनली, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, ठीक है, ईडब्ल्यूएस। अच्छा,
एक बात और इसके लिए स्पेशली क्या है कि ये जो रिजर्वेशन है जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए किया गया ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ये आता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 को जो किया गया था। कब किया गया था? 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, ठीक है, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन आर्टिकल 15(6). चलो ठीक है, तो यहां आपके सारे एक्सेप्शंस कंप्लीट हो गए। क्या क्या देखिए, वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए एक्सेप्शन किया जा सकता है, प्रोग्राम एंड स्कीम बना सकते हैं किसके लिए? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। रिजर्वेशन कर सकते हैं हम सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए, कहां पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे। और रिजर्वेशन किसको दिया गया? इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, अंडर आर्टिकल 15(6) का 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके दिया गया था। कब हुआ था वो? 2019 के अंदर, ठीक है। चलिए अब क्या पढ़ते हैं हम? आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 15 में हमने बेसिकली क्या दिया था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है, कौन कौन से ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे, ठीक है। आर्टिकल 16 में हम बेसिकली क्या देखते हैं कि, और क्या देखा था इसमें आर्टिकल 15 में, कि एजुकेशनली पे किया गया था। आर्टिकल 16 में हम क्या देखते हैं कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरियों पे हमारा डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब नौकरियों पे कैसे? अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है, कौन कौन सा? अभी तक हमने 5 फैक्टर पढ़े थे डिस्क्रिमिनेशन के, कौन कौन से? रिलीजन, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और कास्ट, ठीक है। इसमें एक और चीज और ऐड हो जाती है, क्या? रेसिडेंस। रेसिडेंस मतलब कि राजस्थान के लोग राजस्थानी, ठीक है, गुजरात वाले गुजराती। तो अगर गुजरात वाले अगर कोई रिजर्वेशन रखना चाहेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे लोकल वालों को ही मिले सबसे ज्यादा लोकल जॉब, जो ऐसा वो नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर लेवल पे कर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते। अब देखो कैसे, तो हम क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल 16। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि 15 फर्स्ट में भी 14 फर्स्ट में भी क्या हुआ था कि सबसे पहले तो भाई लोग हट जाते हैं स्टेट को लेके, तो फिर से क्या हो जाता है? स्टेट हट जाता है। द स्टेट विल गिव, किसको? विल गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा। किसको देगा? टू एवरी सिटीजन, ठीक है। कहां देगा? तो इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि नौकरियों में देगा। एम्प्लॉयमेंट, बात इतनी समझ में आई क्या? कि स्टेट क्या देगा? इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा। क्या देगा? इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा, ठीक है, टू एवरी सिटीजन देगा इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल 2 क्या पढ़ते हैं? 16(2) में क्या देखते हैं कि हम किसके बेसिस पे? देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। क्या नहीं होगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। कहां नहीं होगा? इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगा। तो कौन से बेसिस पे नहीं होगा? ऑन बेसिस ऑफ, ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। कौन से ग्राउंड्स? तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी तक हमने क्या पढ़े थे, कौन कौन से ग्राउंड पढ़े थे? रिलीजन, ठीक है, रेस, सेक्स, ठीक है, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। और लास्ट में क्या आ जाता है? एंड रेसिडेंस, जो इसमें नया इंक्लूड हुआ है। ओके, तो आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है कि स्टेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगा सबको, एनी सिटीजन को, इन किसके अंदर? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। आर्टिकल 2 क्या कहता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। कहां? नौकरियों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कौन से ग्राउंड के ऊपर? रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस के बेसिस पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरियों पे क्या नहीं होगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर अब इसके अंदर भी कुछ क्या आ जाते हैं? एक्सेप्शंस आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? कि देखो, पार्लियामेंट क्या कर सकता है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस, ठीक है, फॉर लोकल जॉब्स इन बैकवर्ड स्टेट एंड यूटीज।
इससे क्या समझ में आता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कि पार्लियामेंट बेसिकली क्या कर सकता है कि प्रिस्क्राइब कर सकता है रेसिडेंस को। ठीक है, रेसिडेंस के लिए क्या कर सकता है, मान लो आज जम्मू कश्मीर वाले हैं, ठीक है, या फिर कोई भी कह लो बिहार वाले, ठीक है, वो बैकवर्ड आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी बैकवर्ड स्टेट और कोई भी बैकवर्ड यूटीज, तो उसके लिए पार्लियामेंट क्या कर सकती है कि रेसिडेंस को लोकल जॉब्स के लिए क्या कर सकती है, रिजर्व रख सकती है। कैसे कि मान लो कोई बैकवर्ड स्टेट है या फिर बैकवर्ड यूटीज है, वहां के लोग निकलना चाहते हैं बाहर पढ़ के, लेकिन वो क्या करेगी गवर्नमेंट कि इसको मैंने बैकवर्ड स्टेट या फिर बैकवर्ड यूटी घोषित कर दिया, तो उससे क्या होगा कि वहां के जो रेसिडेंट्स वाले हैं, वहां के जो रहने वाले हैं, वो लोकल जॉब्स के लिए ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएंगे। समझ गए आप बात को? ठीक है, तो लोकल जॉब्स के लिए क्या कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया बैकवर्ड स्टेट एंड यूटीज के अंदर रेसिडेंस को। रेसिडेंस यानी कि वहां के रहने वालों को लोकल जॉब्स के लिए, जो कि बैकवर्ड स्टेट एंड यूटीज है, उसके लिए पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, चलिए अब और क्या देखते हैं हम एक्सेप्शंस। तो देखो आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 16 का फोर्थ क्या कहता है, क्या कहता है बेसिकली कि हमने थर्ड में तो देखा कि आप क्या कर सकते हो कि रेसिडेंस को एक मतलब वो घोषित करके कि रेसिडेंस को लोकल जॉब्स वालों को दिलवा सकते हो। ठीक है, फोर्थ में क्या देखते हैं हम कि रिजर्वेशन। ठीक है, फोर्थ की क्या है, बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि एससी और एसटी है, आज के टाइम पे उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, पहले क्या था कि रिजर्वेशन उनको नहीं मिलता था, वो क्या थे बैकवर्ड क्लासेस के अंदर आते थे। ठीक है, तो उससे क्या होता था एससी एंड एसटी का स्टेट सर्विसेज, जैसे कि मान लो आज स्टेट सर्विसेज के अंदर अगर हम जाएं तो एससी एसटी आजकल मिल जाते हैं, पहले नहीं थे, तो उनको क्या देना पड़ा, रिजर्वेशन देना पड़ा। ठीक है, तो एससी एंड एसटी को स्टेट सर्विसेज में जो भी, तो रिजर्वेशन किसके लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, फॉर दोज who do not have exact, ठीक है, मतलब जिनका एग्जैक्ट क्या रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, जिनका क्या नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कहां पे, स्टेट सर्विसेज के अंदर। तो बात समझ में आई क्या, कि उनके लिए रिजर्वेशन कर दिया गया जिनकी कास्ट और क्लास जो कि बैकवर्ड है और जिनका एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है कहां पे, स्टेट सर्विसेज के अंदर। मान लीजिए हमारी पब्लिक से मतलब राजस्थान की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर एससी वाले लोग कम है, तो उनको क्या कर दिया गया कि उनके लिए रिजर्वेशन कर दिया गया, ताकि वो भी अपने आप को प्रूव, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके, शेड्यूल्ड कास्ट को अपने को रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, चलिए उसके बाद आर्टिकल 5 में हम क्या देखते हैं कि सेम थिंग 15(5) में क्या देखा था, रिजर्वेशन। ठीक है, इधर 16(5) में हम क्या देखते हैं कि रिजर्वेशन फॉर देयर ऑन रिलीजन। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर देयर ऑन रिलीजन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब भाई ये क्या बात हो गई, मान लीजिए कोई हिंदू कॉलेज है, वहां पे सारे के सारे क्या है मेंबर, वो अपनी लॉ निकाल सकते हैं कि यहां पे बेसिकली कौन काम करेगा, टोटल जो हिंदू होंगे, यानी कि प्रिंसिपल या फिर चेयरमैन या फिर वाइस चेयरमैन से लेकर नीचे पेओन तक या फिर नीचे जो गार्डनर है वो भी कौन होगा, हिंदू होगा। वो उनकी खुद की वो है, वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि भाई राइट टू इक्वलिटी, समान समान व्यवहार करना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो खुद का एक क्या है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, तो वो अपने ऑन रिलीजन के रिजर्वेशन फॉर देयर ऑन रिलीजन पीपल या फिर सिटीजन कहां पे रख सकता है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पे रख सकते हैं। मान लीजिए अब कोई प्राइवेट कंपनी है जो कि किसकी है, किसी मुसलमान उसका हेड है, तो वो क्या लॉ निकाल सकते हैं अपनी कि मैं इसमें पूरे के पूरे मुसलमान ही रखूंगा। हिंदू लोग जाके वहां पे ये नहीं बोल सकते कि हमारे साथ समान व्यवहार नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो एक क्या है, खुद का एक इंस्टीट्यूशन है, तो वो वहां पे खुद की कुछ भी लॉ निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या है कि सिक्स्थ इसके रिजर्वेशन हम क्या पढ़ते हैं, सेम हमने पहले क्या पढ़ा था, 5th में क्या, 6 में क्या पढ़ा था कि रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। ठीक है, तो यहां पे भी रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस,
वहां पे क्या पढ़ा था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो यहां पे क्या देखेंगे हम, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और सेम ये भी क्या होगा, वही 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019। अच्छा, एक चीज और मेरे को बतानी है कि ये फोर्थ के अंदर जो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है ना, इसके अंदर दो और आते हैं, कि फोर्थ ए और फोर्थ बी। ठीक है, फोर्थ ए क्या कहता है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, क्या कहता है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। जैसे कि फॉर सपोज टायर 3 जैसे की जॉब्स होती है, मान लीजिए जैसे पटवारी लोगों की होगी, ठीक है, टायर 1 जॉब्स क्या होगी, आरएस वगैरह होगी। ठीक है, टायर 2 जैसे कि तहसीलदार हो गए। तो जो अब टायर 3 में कोई पटवारी है, पटवारी एक एससी है, पटवारी एक जनरल है। ठीक है, तो पटवारी जो एससी वाला है वो जल्दी ग्रो करेगा, वो जल्दी आरएस की जॉब तक, एसडीएम की जॉब तक जाएगा, रेदर देन जो जनरल उस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन इन प्रमोशन कहता है। ठीक है, किस में कहता है, आर्टिकल 16 फोर्थ के ए में कहता है। अब फोर्थ बी क्या कहता है, फोर्थ बी क्या कहता है कि 50% रिजर्वेशन इन फिलिंग बैकलॉग। ठीक है, अब बेसिकली ये बैकलॉग एक बड़ी टर्म है, इसके अंदर ज्यादा नहीं जाना है अपने को, सिर्फ इतना ध्यान रखना। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं कि देर आर 100 जॉब्स, ठीक है, 1000 वैकेंसीज निकली, जिसमें से हमने 400 क्या कह दी थी कि 400 रिजर्व है किसके लिए, ओबीसी के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें से ज्यादा भर नहीं पाई फॉर ड्यू टू सम रीजंस, तो उसकी 50% यानी कि रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन कितनी हो गई, 200 हो गई। तो अगली बार फिर से 1000 वैकेंसीज आई। ठीक है, लेकिन क्या हुई कि मैं 1000 में से कितना मिला, अब हमें 400 मिला। ठीक है, लेकिन मैं पिछले वाले की 200 यानी कि 50% मैक्सिमम ले सकता हूं। 400 का 50% कितना हो गया, 200 प्लस 200 इसमें। ठीक है, किसके लिए फिक्स कर सकता हूं, ओबीसी के लिए, यानी कि इसमें से 600 जॉब कौन ले गया, पूरा ओबीसी ले गया। समझ गए बात को, ये हो गया बैकलॉग, यानी कि पहले का कुछ बैकलॉग अटका पड़ा है, उसको हम यहां पे 50% तक ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिकली आपका आर्टिकल 16 होता है कंप्लीट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वो सेम है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ईडब्ल्यूएस क्या, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। चलिए, ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 में क्या बताया रखा है, एबोलिशमेंट इन अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत को पूरी तरीके से खत्म किया गया। क्या बताया गया है कि एबोलिशन कर दिया गया किसको, अनटचेबिलिटी को, छुआछूत। आज तो इतना नहीं है, लेकिन पहले जब संविधान बन रहा था उस टाइम पे क्या था, बहुत सारा छुआछूत की भावनाएं होती थी। कैसे कि जैसे कोई पंडित लोग हैं, वो निजी कास्ट के साथ जो नाला साफ करता है, फिर कोई भी है, वो उनके साथ बैठना नहीं पसंद कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि ये छुआछूत को हटाने के लिए उन्होंने क्या कहा, फिर से सबसे पहले क्या, ये आर्टिकल 17। ठीक है, तो फिर से सबसे पहले क्या कहते हैं कि स्टेट विल एबोलिश ऑल द, अच्छा, ये तो मैं फिर भी कास्ट के बेसिस पे बात करूं, रिच एंड पुअर के में भी होती थी कि रिच लोग यानी कि जो अमीर लोग होते थे वो हम गरीब लोगों के साथ नहीं बैठ के खाना खाएंगे, या फिर कुछ भी छुआछूत की भावना। ठीक है, तो एबोलिश ऑल क्या, फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेगा, स्टेट हटा देगा। हम सब में पढ़ते पहले पहले स्टेट, तो स्टेट ने सबसे पहले हटा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक तो ये चीज याद ध्यान रखिए, ये क्या है, एक एब्सोल्यूट राइट है। अब एब्सोल्यूट राइट क्या होता है, अभी तक हम जितने ही पढ़ते आ रहे थे जिसके अंदर क्या देखे हमने, एक्सेप्शंस, तो इसके अंदर क्या एक्सेप्शंस नहीं होते हैं, बिकॉज देयर इज नो एक्सेप्शन। इतनी सी बात समझ में, एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए क्या है, एब्सोल्यूट राइट है। ठीक है, फिर एक चीज क्या पढ़ते हैं कि इसके लिए एक एक्ट निकाला गया था, वो एक्ट कौन सा था, अच्छा, ये एक ऐसा एक्ट है, मतलब आर्टिकल 17 के अंदर, कि ये विल बी एप्लीकेबल फॉर
अभी तक हमने जो भी देखा था वो इंस्टीट्यूशंस के लिए हो रहे थे, यानी कि कंपनीज के लिए, फर्म्स के लिए हो रहे थे। ये क्या करता है, एप्लीकेबल ऑन पर्सनल सिटीजन, ठीक है, यानी कि ये नॉर्मल सिटीजन पे लागू होता है कि मैं आज छुआछूत की भावना नहीं रखता हूं, मेरे जो पास वाले रहते हैं वो भी छुआछूत की भावना नहीं रख सकते, ठीक है। पहले क्या होता था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट या फिर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। इसमें हम क्या बात करते हैं, पर्सनल सिटीजन्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें कि पहले इसके लिए कौन सा एक्ट निकाला गया था, दी अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। आज थोड़ा सा मार्कर धोखा दे रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया है, ये निकाला था। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ अमेंडमेंट्स किए गए इसी के अंदर ही, इस एक्ट के अंदर। कब किए गए थे अमेंडमेंट्स, इन 1976 के अंदर। तो इसका नाम क्या रख दिया, प्रोटेक्शन, इसी का ही नाम रख दिया, इसी का ही नाम, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। कौन सा, 1976। समझ में आई पूरी बात है। अब इसका नाम क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, स्टेट सबसे पहले क्या करेगा, सारे फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी को खत्म करेगा। ये क्या एब्सोल्यूट राइट है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ठीक है। विल बी एप्लीकेबल ऑन पर्सनल सिटीजन, मतलब जो भी सारे पर्सनल सिटीजन, मैं आप जो भी मुझे देख रहे हैं, ठीक है, उन सब पे लागू करेगा। और इसके लिए कौन सा एक्ट निकाला गया, तो अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स, यानी कि कुछ घटाया या फिर बढ़ाया गया होगा, वो 1976 के अंदर किया गया, और उसका फिर नाम क्या रख दिया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, ठीक है। चलिए अब आर्टिकल 18 में हम क्या देखते हैं, आर्टिकल 18 में हम देखते हैं एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। क्या देखते हैं, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि टाइटल्स का समाप्त कर दिया गया। कैसे, कि देखो इसमें बेसिकली हम 4 पॉइंट देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल 18 फर्स्ट क्या कहता है, 18 सेकंड क्या कहता है, 18 थर्ड क्या कहता है, और 18 फोर्थ क्या कहता है। तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में इसको फटाफट समझाता हूं। कैसे, कि सबसे पहले क्या कहा, टाइटल्स। तो स्टेट क्या करेगा, विल नॉट कन्फर एनी टाइटल, यानी कि वो स्टेट क्या करेगा कि कोई भी टाइटल को मंजूरी नहीं देगा, सिर्फ किस किस को, द स्टेट विल नॉट कन्फर एनी टाइटल, यानी कि स्टेट कोई भी टाइटल को मान्यता घोषित नहीं करेगा, एक्सेप्ट कौन कौन से, तो एक्सेप्ट आपने बेसिकली देखा है लेफ्टिनेंट जनरल, तो वो किसके अंदर आता है, एक्सेप्ट मिलिट्री, या फिर आपने देखा डॉक्टर लगाया हुआ है, तो एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है। तो स्टेट कोई भी टाइटल को लगाने नहीं देगा, एक्सेप्ट कौन कौन से टाइटल, मिलिट्री या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शन। एकेडमिक डिस्टिंक्शन के कौन सा एग्जांपल हो गया, डॉक्टर। मिलिट्री का कौन सा हो गया, जनरल या फिर लेफ्टिनेंट। इतनी सी बात समझ में। आर्टिकल 2 के अंदर क्या देखते हैं, कि आर्टिकल 2 और 3 को समझना क्या कहता है। इसके अंदर कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन, क्या कहता है, कोई भी इंडियन सिटीजन। इसके अंदर कहता है कि कोई भी फॉरेनर, कोई भी इंडियन सिटीजन बाहर से क्या नहीं लेगा, कोई भी टाइटल नहीं लेगा, विल नॉट टेक टाइटल फ्रॉम फॉरेन, क्या कहता है, विल नॉट टेक टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, कोई भी बाहर के स्टेट से क्या नहीं लेगा, टाइटल नहीं लेगा। अच्छा, इसमें क्या कहता है, कोई भी फॉरेनर जो कि वर्किंग कर रहा है, किसके लिए, वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए वर्किंग कर रहा है, वो भी क्या नहीं लेगा, टाइटल नहीं लेगा, विल नॉट टाइटल टेक टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट, लेकिन विदाउट, इसके लिए क्या हो जाता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट,
इतनी सी बात समझ में आई। आर्टिकल 4th लास्ट क्या कहता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन, ठीक है, इंडियन सिटीजन क्या नहीं करेगा, बाहर से 3 चीज नहीं लेगा। कौन कौन सी चीज थी? प्रेजेंट, प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट, एमोलुमेंट मतलब कि सैलरी या फिर कोई मतलब पैसे नहीं लेगा, ठीक है। और तीसरी चीज क्या? ऑफिस, ठीक है। कहां से नहीं लेगा? 3 चीजें क्या नहीं लेगा? प्रेजेंट, गिफ्ट नहीं लेगा कोई, एमोलुमेंट यानी कि सैलरी नहीं लेगा, कोई भी पैसे नहीं लेगा, या फिर कोई ऑफिस यानी कि कुछ भी मतलब टाइटल लाइक ऑफिस, वो कहता है फॉरेन स्टेट वाला कि हम हमारी तरफ से तुम्हें वहां का ये बनाते हैं, ठीक है, तो तुम्हें ये ऑफिस दिया जाता है, तो वो भी चीज नहीं लेगा। किससे? फ्रॉम फॉरेन स्टेट, ठीक है। और इसमें ये क्या कहता है? फिर सेम वही थिंग, विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, यही 4 होता है। राइट टू इक्वालिटी आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स में मैंने क्या देखा कि स्टेट कोई भी टाइटल्स को मान्यता नहीं देगा, सिर्फ 2 टाइटल, मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन, ठीक है। इंडियन, अब आर्टिकल 18(2) और 18(3) के अंदर क्या पढ़ते हैं कि इंडियन सिटीजन कोई बाहर से क्या नहीं लेगा, कोई भी टाइटल नहीं लेगा। और इसमें क्या है? फॉरेन सिटीजन कोई भी बाहर से, जो कि फॉरेन सिटीजन कौन? जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है, बाहर से क्या नहीं लेगा, कोई भी टाइटल नहीं लेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 18(4) में हम क्या पढ़ते हैं कि इंडियन सिटीजन क्या कुछ भी क्या नहीं लेगा? प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट नहीं लेगा, एमोल्यूमेंट यानी कि सैलरी नहीं लेगा, और ऑफिस यानी कि ऑफिस कोई भी मतलब कोई मान्यता या फिर टाइटल, ठीक है, बाहर से नहीं लेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए, ठीक है, तो यही आपका खत्म होता है आज की क्लास। राइट टू इक्वलिटी आप समझ चुके होंगे, ठीक है, समानता का अधिकार, ठीक है। तो आई होप आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे ऑन एनी लेवल, चाहे वो रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, या फिर वो नीच जात को या फिर ऊंच जात को। तो गुड लक, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।